दोस्तों यथार्थ हिंदी एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की जो क्लास है इसमें हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया था उसके आधार पर स्टडी करेंगे। उसी के आधार पर हम इसे पढ़ेंगे। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उस बुक के आधार पर मैं आपकी ये क्लास ले रही हूँ आज की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शुक्ल जी के द्वारा क्या लिखा गया था आदिकाल को। आदिकाल का नाम मैंने वीरगाथा काल रखा। उन्होंने वीरगाथा काल नाम दिया था शुक्ल जी ने आदिकाल को। तो उक्त काल के भीतर दो प्रकार की रचनाएं मिलती हैं, एक तो अभ्रंश की और देशभाषा यानी कि बोलचाल की। अभ्रंश की पुस्तकों में कई तो जैनों के धर्म तत्व निरूपण संबंधी जो साहित्य की कोटि में नहीं आती हैं। तो शुक्ल जी ने जो जैन और बौद्ध और शैव जो थे, जैन बौद्ध और जो शैव थे, इनको इस साहित्य को अपने वीरगाथा काल में यानी कि आदिकाल में सम्मिलित नहीं किया था। वीरगाथा काल में उन्होंने साहित्यों को सम्मिलित नहीं किया था। तो इसलिए उन्होंने यहाँ पर लिखा भी है कि जो अभ्रंश की पुस्तकों में कई जो कि जैन के धर्म तत्व निरूपण संबंधी जो साहित्य की कोटि में नहीं आती और जिनका उल्लेख केवल यह दिखाने के लिए किया गया है कि अभ्रंश भाषा का व्यवहार कब से हो रहा था। तो इनका उल्लेख केवल इसलिए किया गया है कि अभ्रंश भाषा का तो इसका प्रयोग इन्होंने केवल इसलिए किया है मतलब इस साहित्य का वर्णन नाम केवल इसलिए लिया है ताकि यह समझ में आ जाए कि अभ्रंश भाषा का व्यवहार कब से हो रहा था। और साहित्य की कोटि में आने वाली रचनाओं में तो भिन्न भिन्न विषयों पर फुटकाल होते हैं, जिनके अनुसार उस काल की कोई विशेष प्रवृत्ति निर्धारित नहीं की जा सकती। तो साहित्यिक पुस्तकें केवल 4 हैं। शुक्ल जी ने जो वीरगाथा काल नाम दिया है, वीरगाथा काल जो नाम दिया है उसका आधार उन्होंने एक तो 4 ये रचनाएं मानी हैं आदिकाल की, और इसके अतिरिक्त देशभाषा काव्य की 8 पुस्तकें उन्होंने प्रसिद्ध रचनाएं मानी हैं, जिसके आधार पर उन्होंने वीरगाथा काल नाम दिया था। तो कुल मिला के कुल इनकी रचनाएं इन्होंने कुल 12 रचनाओं के आधार पर इसे वीरगाथा काल नाम दिया था। देखिए जिसमें सम्मिलित हैं विजयपाल रासो, हम्मीर रासो, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। रासो में विजयपाल रासो और हम्मीर रासो है, कीर्तिलता और कीर्ति पताका है। और उसके बाद देशभाषा काव्य की 8 पुस्तकें जो इन्होंने मानी हैं उनमें खुमान रासो आता है, विशलदेव रासो आता है, पृथ्वीराज रासो और जयचंद्र प्रकाश, जय मयंक जस चंद्रिका, परमार रासो, खुसरो की पहेलियाँ और विद्यापति की पदावली। ठीक है, परमार रासो इसका नाम आल्हा का मूल रूप है परमाल रासो। तो ये 8 रचनाएं हैं जिसके आधार पर शुक्ल जी ने वीरगाथा काल 12 रचनाएं हैं, 8 रचनाएं ये हैं और 4 रचनाएं ये, टोटल 12 रचनाएं हैं जिनके आधार पर इन्होंने इसे वीरगाथा काल नाम दिया था आदिकाल को। क्योंकि जैसा कि आपको पता ही है कि आदिकाल को अलग अलग विद्वानों के द्वारा अलग अलग नाम दिया गया था। आदिकाल नाम इसे हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा दिया गया था और शुक्ल जी के द्वारा इसे नाम दिया गया था वीरगाथा काल। और उस वीरगाथा काल को नाम देने के आधार कौन कौन सी, यह 12 रचनाएं हैं। क्वेश्चन कभी इस प्रकार आपसे पूछा जा सकता है कि शुक्ल जी ने कितनी रचनाओं के आधार पर आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया, तो वह रचनाएं हैं 12। ठीक है, ये रचनाएं, इन रचनाओं के नाम ये आपको दिए गए हैं। इन्हीं 12 पुस्तकों की दृष्टि से आदिकाल का लक्षण निरूपण और नामकरण हो सकता है। इनमें से तो शुक्ल जी बताते हैं कि आदिकाल का जो लक्षण निरूपण या फिर जो नामकरण है वो इन 12 रचनाओं के आधार पर किया जा सकता है। इनमें से अंतिम 2 तथा विशलदेव रासो को छोड़कर शेष सब ग्रंथ वीरगाथात्मक ही हैं। और साथ ही इन्होंने यह भी बताया है कि इनमें से अंतिम 2 रचनाएं हैं और एक विशलदेव रासो है। इन दोनों को छोड़कर बाकी सारी जो रचनाएं हैं वीरगाथात्मक हैं। क्योंकि वीरगाथा नाम दिया है तो इनकी प्रवृत्ति के आधार पर इन्होंने इसे वीरगाथा नाम दिया है। तो केवल अंतिम 2 रचनाएं हैं जो वीरगाथा से संबंधित नहीं है और विशलदेव रासो है जो कि वीरगाथात्मक नहीं है। बाकी सारी रचनाएं वीरगाथात्मक है जिसके आधार पर इन्होंने वीरगाथा नाम इसे दिया। अतः आदिकाल का नाम वीरगाथा काल ही रखा जा सकता है। जिस सामाजिक या राजनीतिक परिस्थिति की प्रेरणा से वीरगाथाओं की प्रवृत्ति रही है
उनका सम्यक निरूपण पुस्तक में कर दिया गया है। तो जिन रचनाओं के आधार पर वीरगाथा काल नाम रखा गया है वह आपको पुस्तक में बता दिया गया है शुक्ल जी के द्वारा कि कौन कौन सी रचनाएं हैं जिनके आधार पर नाम वीरगाथा काल रखा है। इसके अतिरिक्त मिश्र बंधुओं ने इस आदिकाल के भीतर इतनी पुस्तकों की और नामावली दी है। तो शुक्ल जी के द्वारा दी गई, उनके अलावा मिश्र बंधुओं के द्वारा और जो रचनाएं शामिल की गई हैं इसमें आदिकाल के भीतर जिन पुस्तकों की नामावली दी है उसमें भगवत गीता है, वृद्ध नवकार है, वर्तमाल है और संवत्सार है, परताल है, अनन्य योगी, जम्बू स्वामी रासा, रेवंतगिरी रासा, नेमिनाथ चौपई, उएस माला यानी कि उपदेश माला जिसका नाम है। तो यह रचनाएं मिश्र बंधु के द्वारा आदिकाल के अंतर्गत सम्मिलित की गई हैं। प्रकरण पहला है, देखिए शुक्ल जी की रचना का जो प्रकरण सामान्य परिचय क्या है, इन्होंने किस प्रकार कहा है। तो शुक्ल जी के द्वारा कहा गया है कि प्राकृत की अंतिम अभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, तो गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दूहा कहने से अभ्रंश का प्रचलित काव्य भाषा का पद्य समझा जाता था। तो एक तो है कि जो गाथा है इससे प्राकृत का बोध होता था और जो दोहा या फिर दूहा कहने से इससे बोध होता था अपभ्रंश का। अपभ्रंश या प्राकृत भाष हिंदी के पद्यों का सबसे पुराना पता तांत्रिक और योगमार्गी बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। तो अपभ्रंश या प्राकृत भाष हिंदी के पद्यों का सबसे पुराना पता, मतलब कि अपभ्रंश या फिर प्राकृति में जो हिंदी के पद्यों का सबसे पुरानी रचना हुई थी उसका जो पता था वो तांत्रिक और योगमार्गी जो बौद्ध थे इनकी सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में इसका पता लगता है, यानी कि यह रचनाएं इस भाषा से दिखती हैं। मुंज और भोज के समय, जो कि संवत 1050 की बात है, के लगभग तो ऐसी अपभ्रंश या पुरानी हिंदी का पूरा प्रचार शुद्ध साहित्य का काव्य रचनाओं में भी पाया जाता है। अतः हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1050 से लेकर संवत 1375 तक, तो हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है जो कि शुक्ल जी के द्वारा दिया गया था, इन्होंने कितना बताया था 1050 से 1375 तक का समय इन्होंने आदिकाल का बताया। तो वो कहते हैं कि 1050 से 1375 तक का, यानी कि महाराज भोज के समय से, तो 1050 से 1375 का समय रहा महाराज भोज के समय से लेकर हमीर देव तक। तो इस समय के इस तक के समय के लिए कुछ पीछे तक माना जा सकता है। यद्यपि जनश्रुति इस काल का आरंभ और पीछे ले जाती है और संवत 770 में भोज के पूर्व पुरुष राजा मान के सभासद पुष्य नामक किसी बंदीजन का दोहों में एक अलंकार ग्रंथ लिखना बताती है। तो बताती है, पर इसका कहीं कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। ठीक है, भोज राजा शुक्ल जी इसे राजा भोज के समय से मानते हैं कि आदिकाल का जो प्रारंभ था वह महाराज भोज के समय से हमीर देव के समय तक रहा और कुछ 700 जो जनश्रुति है, यानी कि लोगों का कहना है कि 770 से जो कि भोज के पूर्व पुरुष राजा मान थे उनके सभासद पुष्य थे, तो उनकी किसी बंदीजन यानी कि इनकी किसी दोहे में अलंकार जो ग्रंथ मिलता है, ग्रंथ लिखा गया था उससे बताया गया है, लेकिन इसका कोई लिखित प्रमाण उपलब्ध नहीं हुआ है कि किस प्रकार ये लिखा गया था। यह प्रमाणित रूप में नहीं है। आदिकाल की इस दीर्घ परंपरा के बीच 150 वर्ष के भीतर तो रचना की किसी विशेष प्रवृत्ति का निश्चय नहीं होता। धर्म, नीति, श्रृंगार, वीर सब प्रकार की रचनाएं दोहों में मिलती हैं। तो आदिकाल की इस दीर्घ परंपरा के 150 वर्ष के भीतर जो आदिकाल की यह परंपरा है, इसमें 150 वर्ष के भीतर किसी विशेष प्रवृत्ति का निश्चय नहीं होता। धर्म, नीति, श्रृंगार, वीर सब प्रकार की रचनाएं इन दोहों में मिलती हैं। इस अनिर्दिष्ट
लोक प्रवृत्ति के उपरांत जब मुसलमानों की चढ़ाइयों का प्रारंभ होता है, तब से हम हिंदी साहित्य की प्रवृत्ति एक विशेष रूप में बढ़ती हुई पाते हैं। तो शुक्ल जी ने माना है कि जो हिंदी साहित्य की प्रवृत्ति एक विशेष रूप में बढ़ी है, यानी कि एक विशेष प्रकार जो इसका शुरू हुआ है वह तब हुआ है जबकि मुसलमानों की चढ़ाइयाँ प्रारंभ हुई थी, मतलब मुसलमानों ने आक्रमण करना प्रारंभ किया था। और राजाश्रित कवि और चारण जिस प्रकार नीति, श्रृंगार आदि के फुटकर दोहे राजसभाओं में सुनाया करते थे, जो उस समय राजाश्रित कवि थे, यानी कि राजाओं के आश्रित जो कवि थे वो, और जो चारण थे वह नीति, श्रृंगार आदि के जो दोहे राजसभाओं में सुनाया करते थे, उसी प्रकार अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरित्रों का, गाथाओं का वर्णन भी किया करते थे। तो वो जो उनके आश्रयदाता होते थे, उनकी प्रशंसा में जो कुछ लिखते थे उसको अपनी गाथाओं में उसका वर्णन करते थे। यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है। तो इस प्रकार जो ये प्रबंध परंपरा चली आई कि अपने आश्रित राजाओं, जिन राजाओं के वे आश्रित होते थे, उन राजाओं की वीरता का जब वर्णन करते थे, तो यह परंपरा चली आई, यानी कि प्रत्येक के द्वारा यही कार्य किया गया था। यही परंपरा जो है रासों के नाम से पाई जाती है, जिसे लक्ष्य करके इस काल को हमने वीरगाथा काल नाम दिया। और जिसको लक्ष्य करके मतलब क्योंकि अपने अपने जो जिन राजाओं के आश्रित वो कवि होते थे, उनकी वीरता का वो वर्णन करते थे, तो अधिकतर रचनाओं में वीरगाथाएं हैं, यानी कि वीरता से संबंधित कथाएं हैं, जिसके कारण इसका नाम वीरगाथा काल नाम रखा गया। दूसरी बात इस आदिकाल के संबंध में ध्यान देने की यह है कि इस काल की जो साहित्यिक सामग्री प्राप्त हुई है, और इसके अतिरिक्त जो साहित्यिक सामग्री इस काल में प्राप्त हुई है, उसमें कुछ तो असंदिग्ध हैं और कुछ संदिग्ध, कुछ तो असंदिग्ध हैं, कुछ संदिग्ध हैं। असंदिग्ध सामग्री जो कुछ प्राप्त है उसकी भाषा अभ्रंश अर्थात प्राकृत भाषा है। जो मिली हुई है इसका, उसकी जो भाषा है वो है तो अभ्रंश है या फिर प्राकृत भाषा है। प्राकृत की रूढ़ियों में बहुत कुछ बद्ध है, बहुत कुछ बद्ध हिंदी है। तो इस अभ्रंश या प्राकृत भाषा हिंदी का अभिप्राय यह है कि उस समय की ठीक बोलचाल की भाषा नहीं है जिस समय की इसकी रचनाएं मिलती हैं। यह उस समय के कवियों की भाषा है। कवियों के काव्य परंपरा के अनुसार साहित्यिक प्राकृत के पुराने शब्द तो लिए ही हैं, तो कवियों की जो काव्य परंपरा है उसके अनुसार साहित्य की जो प्राकृत के पुराने शब्द तो लिए गए हैं उनकी रचनाओं में, मतलब उसकी भाषा में। जैसे पीछे की हिंदी में तत्सम संस्कृत शब्द लिए जाने लगे, और विभक्तियां हैं, कारक चिन्ह भी हैं, क्रियाओं के रूप भी हैं आदि। बहुत कुछ अपने समय से कई 100 वर्ष पुराने रखे हैं। बोलचाल की भाषा घिस घिसाकर बिल्कुल जिस रूप में आ गई थी, सारा वही रूप न लेकर कवि और चारण, जो कवि थे, जो चारण थे आदि, भाषा का बहुत कुछ वह रूप व्यवहार में लाते थे जो उनसे 100 वर्ष पहले से कवि परंपरा रखती चली आती थी। कहने का मतलब है कि जो उनके लेखन से पहले जिन कवियों ने जिस तरीके से लिखा था, जिस भाषा का प्रयोग किया था, तो उस भाषा का प्रयोग इस समय भी इनके द्वारा किया गया। अभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों में मिलते हैं, तो अभ्रंश के जो नमूने पद्य में मिलते हैं वे उस काव्य भाषा के हैं जो अपने पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग बहुत दिनों तक, आदिकाल के अंत या उसके कुछ पीछे तक पोथियों में चलती रही। विक्रम की 14वीं शताब्दी के मध्य से एक और तो पुरानी परंपरा के कोई कवि संभवतः एक सारंगधर हम्मीर की वीरता का वर्णन ऐसी भाषा में कर रहे थे। तो अब आपको जो यहाँ पर पंक्तियाँ दिखाई दे रही होंगी, ये पंक्तियाँ हैं, जो ये पंक्तियाँ हैं यह हैं सारंगधर द्वारा लिखी गई हैं, जो कि हम्मीर रासों के संबंध है। हम्मीर की वीरता किसमें? हम्मीर रासों में वर्णित है। तो चलिया वीर हम्मीर पावभर मेड़ी कंपई, दिगमग णह अंधार धूलि सुर रह आछाई। तो यह किसकी पंक्ति है? हम्मीर रासों की। ये भाषा का वर्णन किया गया है कि इस प्रकार की भाषा का उस समय प्रयोग किया जाने लगा था। और दूसरी ओर जो खुसरो मियाँ दिल्ली में बैठे ऐसी बोलचाल की भाषा में पहेलियाँ और मुकुरियाँ लिख रहे थे। तो यह पहेली लिखी गई है, यह मुकुरी खुसरो के द्वारा
कि एक नार ने अचरज किया, साप मार पिंजरे में दिया। इसी प्रकार 15वीं शताब्दी में एक और तो विद्यापति बोलचाल की मैथिली के अतिरिक्त इस प्रकार की प्राकृतिक भाषा, पुरानी कवि भाषा भी भनते रहे। तो यह पंक्ति आपकी मैथिली किसकी है? विद्यापति के द्वारा लिखी गई है। यह जो पंक्ति दी गई है पंक्ति है, बालचंद बिज्जावई भाषा भाषा दुहु नहीं लग गई दुज्जन हासा। तो कभी कभी देखिए पंक्तियां भी पूछ ली जाती हैं कि यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है। तो आपको ध्यान देना है कि यह जो पंक्ति दी गई है, बाल चंद बिज्जावई भाषा दुहु नहीं लग गई दुज्जन हासा, यह विद्यापति के द्वारा लिखी गई पंक्ति है। और दूसरी ओर कबीरदास अपनी अटपटी बानी इस बोली में सुना रहे थे। तो उसके अतिरिक्त कबीरदास ने किस प्रकार से अपनी अटपटी भाषा में, अपनी अटपटी बोली में लिखा था कि अगिन जो लागी नीर में कंदो जलिया झारी, उतर दक्षिण के पंडिता रहे बिचारी बिचारी। यह कबीरदास की पंक्तियां हैं। तो यहाँ पर शुक्ल जी ने सबकी भाषा का वर्णन किया है कि किसके द्वारा किस प्रकार की भाषा का प्रयोग अलग अलग तरीके से किया जा रहा था। जैसे यह भाषा अमीर खुसरो की है, यहाँ विद्यापति जी की है और यहाँ पर कबीरदास की। सारांश यह है कि अपभ्रंश की यह परंपरा, अपभ्रंश की जो परंपरा चली आ रही थी, वह विक्रम की 15वीं शताब्दी के मध्य तक चलती रही। एक ही कवि विद्यापति ने 2 प्रकार की भाषा का व्यवहार किया। तो एक ही कवि है विद्यापति, उन्होंने 2 प्रकार की भाषा का व्यवहार किया, यानी कि प्रयोग किया, पुरानी अपभ्रंश भाषा का और बोलचाल की देसी भाषा का। तो पुरानी अपभ्रंश भाषा का प्रयोग भी किया था और बोलचाल में जो उस समय चली आ रही थी उसका भी प्रयोग किया। इन दोनों भाषाओं का भेद विद्यापति ने स्पष्ट रूप से सूचित किया है। क्या? देसिल बना सब जन मिठा, तैंतस जम्पाऊं और हट्टा। ठीक है, यह पंक्ति विद्यापति जी की है। अर्थात देसी, अब इस कहने का मतलब यह रहा कि देसी भाषा जो कि बोलचाल की भाषा है, सबको मीठी लगती है। इतना इससे वैसा ही अपभ्रंश यानी कि देसी भाषा का मिला हुआ मैं कहता हूँ। विद्यापति ने अपभ्रंश से भिन्न प्रचलित बोलचाल की भाषा को देसी भाषा कहा। तो अपभ्रंश से भिन्न प्रचलित बोलचाल की भाषा को देसी भाषा कहा। किसने कहा? यह विद्यापति के द्वारा कहा गया। यहाँ पर एक पॉइंट आप नोट कर सकते हैं कि विद्यापति की बोलचाल, अपभ्रंश से भिन्न जो बोलचाल की भाषा थी उसे देसी भाषा किसके द्वारा कहा गया था? यह विद्यापति के द्वारा कहा गया था। अतः हम भी इसी अर्थ में इस शब्द का प्रयोग कहीं कहीं आवश्यकता अनुसार करेंगे। इस आदिकाल के प्रकरण में पहले हम अपभ्रंश की रचनाओं का संक्षिप्त उल्लेख करके तब देसी भाषाओं की रचनाओं का वर्णन करेंगे। तो शुक्ल जी ने पहले इसमें क्या किया है कि सबसे पहले अपभ्रंश की रचनाओं का वर्णन किया है, उसके बाद देसी भाषा की जो रचनाएं थी उनका भी वर्णन किया है। तो इसके आगे जो रचनाएं हैं, अपभ्रंश रचनाएं और देसी भाषा की जो रचनाएं हैं, उनका अध्ययन हम अगली क्लास में करेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में इसके आगे के टॉपिक के साथ। धन्यवाद।